Yes, please. Good evening, everyone. So today we will discuss about the subject economics and day वन जो क्लास +1 में आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट यहाँ पे मिलने वाला है। एक्चुअली कॉमर्स में पर्टिकुलरली आपको दो सब्जेक्ट्स ही कोर सब्जेक्ट्स में मेन देखने को मिलते हैं। वन इज अकाउंट्स जो आपका ऑलरेडी लास्ट वीक से पैरेलली गोइंग ऑन है। क्लियर। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट वन फेज, यहाँ पे जो आपका दूसरा मेन सब्जेक्ट आपके कॉमर्स बेस्ड आता है दैट इज इकोनॉमिक्स। क्लियर। आज जस्ट बिल्कुल बेसिक बातें करेंगे, कोई राइटिंग वाला काम भी नहीं होगा। मैं जस्ट आपसे बेसिक्स डिस्कशन करूंगा एंड अगर टाइम मिला तो थोड़ी सी नोटिंग हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे। क्लियर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्टली कि व्हाट वी विल स्टडी इन इकोनॉमिक्स। एक्चुअली इकोनॉमिक्स अपने आप में क्या चीज है, माइट बी 9th 10th पे आपने शायद एक बार इकोनॉमिक्स वर्ड अपने आप में सुना होगा, या कुछ बातें मेरी आज वाली आपको ये लगेंगी सर ये तो हमने सुनी हुई है, या ये तो वही इकोनॉमिक्स है जो हम पहले बात करते थे। तो सब्जेक्ट्स कभी चेंज नहीं होते, बट पॉइंट ये है कि तुमने अभी इकोनॉमिक्स को जस्ट आई थिंक सो सोशल साइंस लेवल पे लिटिल बिट कंसर्न करा होगा। वो भी किसी किसी पार्ट में, कोई सीबीएसई बोर्ड से डिपेंड करता, कोई आईएसएससी से, जैसे भी है। क्लियर। सो मेरे आज वाले पार्ट में मैं जस्ट कुछ ओरल डिस्कशन कर रहा हूँ, सिलेबस को लेकर बात करूंगा और हमारा कमिंग पैटर्न क्या रहेगा। ऑफिशियली हम अपना डे वन से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्लियर। सबसे पहले हमने अगर ध्यान से सुना हो वर्ड हम लोगों ने यहाँ पे यूज करा दैट इज इकोनॉमिक्स। एक्चुअली मैं सर इसको ना अगर वर्ड में दो वर्ड्स में डिवाइड करूं कि ये इकोनॉमिक्स वर्ड कहां से आया, एंड इसको प्रैक्टिकली विद द रियल लाइफ एग्जांपल के साथ क्या करेंगे, मैच करेंगे वन टू वन। it came from two words actually, which is called as oikos and second word called as nime। द टू ग्रीक वर्ड्स, लैटिन लैंग्वेज जैसे नॉर्मली पहले चलती है, जहां से ये बनते 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 वर्ड क्या बना, इकोनॉमिक्स। ओइकोस का मतलब होता है बच्चे हाउस होल्ड, एंड निमे, निमे स्टैंड्स फॉर क्या होता है, मैनेजमेंट। और अगर मैं इन दो वर्ड्स को कंबाइन कर दूं तो इट बिकम्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में रूटीन में, अगर मैं कह दूं क्या इकोनॉमिक्स क्या सिर्फ आपके बिजनेस में अप्लाई होती है, नहीं सर, इकोनॉमिक्स इज एवरीवेयर। अगर मैं अपने छोटे से घर की भी अपनी एक एग्जांपल लूं, अपने अगर किचन पे से भी मैं एग्जांपल लूं, आपके मदर भी डेली लाइफ में, आपके फादर भी, और माइट भी आप भी छोटे होते से, हाँ ठीक है, पता नहीं था कि इकोनॉमिक्स का भी क्लास +1 में पढ़ने को मिलेगी, बट आई थिंक सो आप लोग इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट अपनी रियल लाइफ में नंबर ऑफ टाइम क्या कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं। वो बात अलग है कि कभी सब्जेक्ट पॉइंट से पढ़ने को नहीं मिला, कभी पेपर पॉइंट से पढ़ने को नहीं मिला। हम रियलिटी में जो डील करते हैं, जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, उसमें कई बार हम अपनी इकोनॉमिक्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब अगर ये दो वर्ड्स को देखा जाए, इट्स बेसिकली कॉल्ड एज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। जैसे एक पर्सन अपने घर को मैनेज करता है बाय टेकिंग द वेरियस डिसीजंस, जस्ट लाइक दैट हम भी यहां कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। बट द थिंग इज, अब हमें इकोनॉमिक्स जो रीड आउट करनी है दैट इज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ, किसके व्यू पॉइंट से सर, बिजनेस। कि एक्चुअली वी आर डीलिंग विद द बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि मतलब रियल एनवायरमेंट में अगर तुम प्रैक्टिकली देखो, सब्जेक्ट भी स्ट्रीम भी आप लोगों ने जो चूज करी है दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स का मतलब ही क्या है सर, ट्रेड। ट्रेड मींस व्यापार, जो डे टू डे एक्टिविटीज में। एंड आई थिंक सो अभी तक आपने जर्नल एंट्रीज भी जो पास करी है उसमें क्या चल रहा है, परचेज, सेल, कैश पेड, चेक्स गिवन एंड ऑल, यही कंटेंट हमारा गोइंग ऑन है। दीज आर कॉल्ड एज बिजनेस ट्रांजेक्शंस। कि डे टू डे रूटीन में अगर आप कंज्यूमर के पॉइंट से सोचो, अगर आप प्रोड्यूसर के पॉइंट से सोचो, तो आपको यही जर्नली ट्रांजेक्शंस देखने को मिलती हैं। बट वो सिर्फ आपका अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव था अभी तक जो आप लोगों ने करा है। अब मुझे वही कंज्यूमर की सोच के बारे में सुनना है, वही प्रोड्यूसर की सोच के बारे में डिस्कस करना है कि वो डे टू डे रूटीन लाइफ में कैसे अपने डिसीजंस टेकअप करता है। अब पॉइंट ये है कि सर
ये जो ट्रेड है पर्टिकुलरली, ये जो कॉमर्स गोइंग ऑन है, वट एवर बी द थिंग्स आप लोग अपने प्रैक्टिकल बिजनेस में देखते हो, कितनी सारी न्यूज कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलती हैं आजकल, तो स्पेशली जो ये वर्ल्ड वॉर इनकी छिड़ी हुई है अल्टीमेटली कंट्रीज के बीच में, यूएसए, इसराइल और ईरान, क्या सर इनका इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है? बिल्कुल सर। कि सर ये कैसे पॉसिबल हुआ कि वर्ल्ड वॉर हो रही है किन के बीच में, एंड इकोनॉमी किसकी इम्पैक्ट हो रही है? इंडिया की। तो ये एक्चुअली रिलेशन क्या है कि अपन वो समझना चाह रहे हैं कि सर हाउ द थिंग्स आर सो कनेक्टेड। पंगा किन के बीच में, लड़ाई किन के बीच में, और इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बढ़ रही है, महंगाई हमारे यहाँ पे हो रही है, एलपीजी की दिक्कत यहाँ हुई पड़ी है। तो ये कैसे कनेक्टेड हुआ थिंग्स एंड ऑल? बिकॉज एट द वर्ल्ड लेवल all the economies are integrated with each other. कोई भी इकोनॉमी सोलो इंडिपेंडेंट अपने आप में काम नहीं कर रही, सभी इकोनॉमीज, हमारी इंडियन इकोनॉमी भी इन कंट्रीज की इकोनॉमी के ऊपर क्या करती है? डिपेंड। जस्ट लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब कितना सारा प्रोडक्ट ऐसा है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा, वो कहाँ से आ रहा है? बाहर से नहीं आ रहा। हम इंडिया में वो सारे प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। और कई ऐसी थिंग्स भी हैं जिनको लेकर इंडिया की सुपरमेसी है, इंडिया उन चीजों में काफी अच्छा है, एंड वो वर्ल्ड लेवल पे उनको क्या कर रहा है? एक्सपोर्ट कर रहा है। अब अगर हम बात करें क्रूड ऑयल की, पेट्रोल डीजल की, फॉसिल फ्यूल्स की, एलपीजी की, सर ये तो थिंग्स आपकी सारी ही क्या हो रही हैं? इंपोर्ट हो रही हैं। और ये मोस्टली इंपोर्ट कहाँ से होती हैं? ईरान हुई, सऊदी अरब हुआ, पर्टिकुलरली उन कंट्रीज में से इंपोर्ट होती हैं। और उन्हीं पे तो क्या हुई पड़ी है? जंग छिड़ी हुई है। तो नेचुरली सर अगर उनकी ओर से एक्सपोर्ट्स नहीं होंगे तो इंडिया इंपोर्ट कहाँ से करेगा? एंड इंडिया अगर इंपोर्ट नहीं करेगा क्रूड ऑयल को, तो नेक्स्ट आके पेट्रोल डीजल कैसे बनेंगे? और ये फ्यूल्स अपने आप में ऐसे फ्यूल्स में काउंट होते हैं जो हर किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में क्या है? काम आते हैं। या मैं कह दूं सिंपल सा वर्ड, ट्रांसपोर्टेशन। अगर ऑल ओवर द इकोनॉमी में ट्रांसपोर्टेशन रुक जाए तो सर पूरी इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाए। तो हमें ऐसी कई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, आपको रियल लाइफ जो आजकल आप सुन रहे हो ना, आप उन्हीं में से एग्जांपल लेंगे, उन्हीं में से टेकअप करेंगे, देन कंसेप्ट को रिलेट करना कि मेरी बात कहां चल रही है। सबसे पहले इस टॉपिक को, इस वर्ड को समझने के लिए अगर मैं पर्टिकुलरली कहूं कि इट्स बेसिकली सर हाउस होल्ड मैनेजमेंट। अब हम यहाँ पे एज अ बिजनेस एक्टिविटी बैठे हैं, हम दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं एट प्रेजेंट। अपर रूम में जितने पर्सन बैठे हैं, वी बिलोंग्स टू टू डिफरेंट सेक्टर। आई बिलोंग टू प्रोड्यूसर सेक्टर, यू बिलोंग्स टू कंज्यूमर सेक्टर। बिकॉज आप मेरे द्वारा प्रोड्यूस की गई सर्विसेज को क्या कर रहे हैं? कंज्यूम। हाँ, आफ्टर दिस क्लास माइट भी मेरी भी तो डिमांड्स होंगी, मेरी भी तो कहीं ना कहीं नीड्स होंगी। जब मैं अपनी नीड्स को पूरा करूंगा देन आई बिलोंग टू कंज्यूमर सेक्टर, एंड जिससे मैं परचेज करूंगा दैट बिलोंग्स टू प्रोड्यूसर सेक्टर। सर व्हाट यू वांट टू से कि पर्टिकुलरली मैं ये देख रहा हूं कि इकोनॉमी के अंदर इस इकोनॉमी के अंदर कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है ना, वो पैरेलली कॉन्टिन्यूसली चलती रहती हैं। अब पॉइंट है कि हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बच्चे कवर होता है लाइक प्रोडक्शन, लाइक नंबर टू कंजम्पशन, एंड नंबर थ्री द बेसिक इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट। मतलब चीजें सिर्फ सुनना, ग्रास्प करना। मैं अपने आने वाले 2-3 लेक्चर आज के दिस टाइम के अंदर पर्टिकुलरली डिलीवर कर दूंगा। मेरा हमेशा रूल होता है पर्टिकुलरली कि पहले मैं आपको थीम वर्क पे काम करवाऊं। क्यों? एक बार थीम आपके माइंड में सेट बैठ गई, फिर आगे तो सर बैक टू बैक जहां मर्जी से पॉलिश करते जाओ, जहां मर्जी कंटेंट लेकर चले जाओ, कोई इशू नहीं। अपना वो काम नहीं है कि सिर्फ बुकिश नॉलेज कि आप बैठे हैं जी लिखने लग गए बस ठीक है काम शुरू हो गया, वो नहीं है। पहले चीजों को समझो, रिलेट करो व्हाट इट्स सब्जेक्ट ऑल अबाउट। इसमें हमें दो बुक्स जो लगवाई गई हैं, पार्ट ए पार्ट बी, व्हाट इट कंटेन्स। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी हैं? इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस, जिनमें से नंबर वन इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो आज तो जस्ट मन की बात होगी और कुछ नहीं, बाकी तो डिपेंड्स 1 to 1, जितना टाइम मिलता रहेगा अपन लिखने पे जोर लगाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है कि सर इस इकोनॉमी के अंदर, इस पूरी दुनियादारी के अंदर
इकोनॉमी स्टैंड्स फॉर एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें पीपल डू वर्क फॉर देयर लिविंग, जिसे हम कहते हैं कि रोज की रोटी कमाने के लिए किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर सारे लोग जो इन्वॉल्व है। आपने कभी ये सोचा कि पर्टिकुलरली आप सुबह उठते हो, दुनिया पर्टिकुलरली भागना दौड़ना शुरू कर देती है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या एक्टिविटी कर रहा है, आपने कोई ना कोई पर्सन किसी ना किसी एक्टिविटी के अंदर क्या देखा होगा, इन्वॉल्व देखा होगा। अब आप लोग बेशक चाहे अभी प्रोड्यूसर सेक्टर से बिलोंग नहीं करते, बट इकोनॉमी के अंदर आपका भी बहुत तगड़ा रोल प्ले है। क्या प्रोड्यूसर बिना कंज्यूमर के कुछ प्रोडक्शन कर पाएगा? अगर मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं अपनी सर्विसेज यहां पे प्रोड्यूस कर रहा हूं, अगर आप बैठे हो तभी मैं बोल रहा हूं, या मैं वैसे भी खाली कमरे में पर्टिकुलरली ऐसी बोली जाऊंगा, अरे यार अकेले ही बोली जा रहा है। अगर कंज्यूमर है तभी प्रोड्यूसर है तभी कंज्यूमर। वी बोथ पार्टीज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर सर सिंपल सी बात है, अगर मैं कह दूं जी कंज्यूमर तो अपनी नीड्स खुद से ही पूरा कर लेगा, गलत। या मैं कह दूं प्रोड्यूसर को पर्टिकुलरली कंज्यूमर को कोई नीड नहीं है, मतलब नहीं सर। फिर प्रोड्यूसर किसके लिए प्रोड्यूस करेगा जब मार्केट में डिमांड ही नहीं, जब मार्केट में उसके प्रोडक्ट की वर्थ ही नहीं है, नीड ही नहीं है, देन व्हाई डू प्रोड्यूसर प्रोड्यूस? एंड सर थिंग्स आर सो कनेक्टेड कि इस इकोनॉमी के अंदर पहली बात तो जितने भी लोग इसका हिस्सा हैं, जितने भी लोग इसका पार्ट ऑफ हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, वो इंडल्ज्ड है। एंड वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी होती हैं जी? तीन: प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड वर्ड इज इन्वेस्टमेंट। और इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज का डिसीजन लेने वाले पर्सन को टेकअप करने वाले पर्सन को इकोनॉमिक्स में वर्ड कहा जाता है इकोनॉमिक एजेंट्स। क्या वर्ड कहा जाता है? इकोनॉमिक एजेंट्स। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन करने वाले को क्या कहेंगे जी? प्रोड्यूसर। कंजम्पशन करने वाले को क्या कहेंगे? कंज्यूमर। एंड इन्वेस्टमेंट करने वाले को क्या कहेंगे? इन्वेस्टर। TOR, वर्ड OR स्टैंड्स फॉर द पर्सन। सर प्रोड्यूसर मींस जो प्रोडक्शन करेगा, कंज्यूमर मींस जो कंजम्पशन करेगा, एंड इन्वेस्टर मींस जो इन्वेस्टमेंट करेगा। एंड वो लोग कौन है? वो हम लोग ही तो हैं। अब एट प्रेजेंट मैं अपनी सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा हूं, आई विल बी कॉल्ड एज प्रोड्यूसर। आप मेरी सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, यू विल बी कॉल्ड एज कंज्यूमर। एंड ये सारा इन्वेस्टमेंट एंड ऑल जो करा हुआ है, किसने करा? मैंने करा, देन आई विल बी कॉल्ड एज इन्वेस्टर। अब अगर ये तीन वर्ड्स लिटिल बिट भी अगर आप समझ पाए हैं ये, क्योंकि ये चीजें अपन जब राइटिंग में चलेंगे तो और पॉलिश्ड वे से चलेंगे, तो अभी 10% भी नहीं है जो मैं आपसे बात कर रहा हूं। जब डिटेल में चलोगे तो एक एक वर्ड अपन सर मतलब अपने हैंड रिटन में लिखेंगे, अपनी ओर से बनाएंगे, एंड दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बुक्स। आपको अलग अलग बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे बुक पर्टिकुलरली आपके स्कूल पॉइंट से जो चलती है, दैट इज टीआर जैन, वही क्या करेंगे? फॉलो करेंगे। एंड एवरी वन विल टेक टीआर जैन। टीआर स्कूल में लगनी भी वही है, बट मेरी ओर से आपको कंटेंट क्या मिलेगा? मिक्स। क्योंकि मेरे पास तो अलग अलग राइटर्स पढ़े। मेरे पास राधा भवना मैम की बुक है, जो भवन की टीचर रहे हैं इतने पुराने काफी, उनको भी फॉलो करते हैं अपन। टीआर जैन की बुक है, वो भी अपन फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी है, वो भी फॉलो करते हैं। बट यू डोंट हैव टू टेक द थ्री बुक्स। मैं तीनों का मिक्सचर आपको प्रोवाइड करूंगा इन द हैंड रिटर्न। मेरे साथ साथ ही आप लोग पर्टिकुलरली अपनी कॉपीज क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। सो हमारे पास वैसे सर इस इकोनॉमिक्स में दो पार्ट्स हैं जी, दो बुक्स आपके पास हैं, एक है पार्ट ए और एक है पार्ट बी। पार्ट बी में जो आप लोगों को बुक लगी है, दैट इज कौन सी है जी? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और एक पार्ट ए में जो है माइक्रो, और पार्ट बी में जो बुक आपको मिली है, दैट इज कौन सी है जी? स्टैटिस्टिक्स। सर क्या स्टैटिस्टिक्स ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है? नो। एक्चुअली अगर मैं इकोनॉमिक्स को ब्रांचेस वाइज जानूं, तो इकोनॉमिक्स को डील करने की दो ब्रांचेस हैं। वन इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड इज कॉल्ड एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये माइक्रो मैक्रो का खेल क्या है? ये हमारी बुक का नाम डिफरेंट क्यों है? +1 में माइक्रो पढ़ाई जाएगी, +2 पे मैक्रो पढ़ाई जाएगी, सर इनमें क्या फर्क है? और ये जो आपने एक अलग नेम लिया स्टैटिस्टिक्स, इसका क्या रोल प्ले इकोनॉमिक्स के अंदर? ये हमें क्यों डील करवाया जा रहा है? तो आज कुछ हमारे डिस्कशन
इन चीजों पे रहने वाली। क्लियर। सो यहां पे मैं बात कर रहा था कि इकोनॉमिक एजेंट्स जो इस इकोनॉमी के अंदर टाइम टू टाइम ये एक्टिविटीज क्या करते रहते हैं, परफॉर्म करते रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एजेंट्स। और ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज आप लोगों की क्या होती हैं सर, रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग स्टैंड्स फॉर बार बार हैपन होने वाली चीज, जिसको एक वर्ड बोलते हैं नेवर एंडिंग। ये कभी भी खत्म ना होने वाली चीज है। क्या आप लोगों ने कंजम्पशन जिंदगी में एक बार करी? डेली कर रहे हैं। अच्छा, डेली भी नंबर ऑफ टाइम्स कर रहे हैं। क्या खाना सिर्फ एक बार खाते हैं? दिन में 3 बार खाते हैं। और कब से खा रहे हैं? अब मैं पूछूं जी, क्या खाना खाना जरूरी है? यस सर, फॉर सर्वाइवल। अगर आपने सर्वाइव करना है तो पर्टिकुलरली आपको कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करना पड़ेगा। अब इन दैट केस उस कंजम्पशन को करने के लिए एट ऑल टाइम आपकी वांट्स तैयार रहती। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आपकी डिमांड्स हमेशा एवर रेडी रहती। मैं एक सिंपल वर्ड पूछूं, क्या आपकी डिमांड्स कभी खत्म हुई? क्या हमने परमात्मा से मांगा हो आखिरी बार? आई थिंक ये वर्ड कहते भी ना, अगली विश माइंड में चल रही होती कि पहले ये पूरी हो जाए फिर आप अगली बार ये करेंगे। सो सिंपल वर्ड इज, क्या डिमांड्स कभी खत्म हो सकती हैं? नो, इट्स नेवर एंडिंग। नेवर एंडिंग। एंड डिमांड्स कभी भी खत्म नहीं हो सकती। उसका कारण क्या है सर? एक तो डे बाय डे आपकी इकोनॉमी क्या करती जा रही है, ग्रो। नई नई चीजें अपन रोज गूगल देखते हैं, रोज पर्टिकुलर सर्फिंग करते हैं, चाहे कोई इंस्टाग्राम देख रहा है, कोई फलाना चीज देख रहा है, इतना कुछ रोज नया बिल्डअप हो रहा है। रोज नई नई चीज प्रोडक्शन इतनी हो रही है। एंड आप लोग स्क्रॉल करते रहते हैं, कुछ ना कुछ माइंड में इंटेंशन जनरेट होती है, यार ये अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए अपने पास। अगर चीजें कांस्टेंट होती, चेंज ना होती, वही 10 साल 15 साल पुरानी चीजें चल रही होती, हाँ फिर मैं कह सकता कि सर आपकी डिमांड्स पहले से बहुत क्या हो जाती, कम हो जाती। बट इकोनॉमी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, रिसोर्सेज जिस हिसाब से ग्रो कर रहे हैं, एंड स्पेशली टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, सर डिमांड्स तो नहीं कभी खत्म होने वाली। आप तो इतना फ्रीक्वेंटली समझो, जैसे ही कोई चीज आप लोग परचेज करते हो, आपके परचेज करते ही मार्केट में एक नई चीज पैदा हो रही होती है। क्या आईफोन पर्टिकुलरली वही 4 या 5 पे रुक गया? 17 तक आ गई। 17 तक आ गया आईफोन भी। अब क्या तुम्हें लग रहा है कि बस ये लास्ट? एप्पल वाले भी कहें पर्टिकुलरली बस ये लास्ट है जी, स्टीव जॉब्स हमारी ओर से बस खत्म है जो है, ये आखिरी बार है? कभी नहीं। क्योंकि एवरी टाइम टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ, चाहे वो थिनेस्ट फोन आया, चाहे वो 3 3 कैमरास का सिस्टम लेकर आए, चाहे वो फेस अनलॉक आया, चाहे वो कोई भी चीज आई, कुछ ना कुछ अल्टीमेटली मार्केट अपने आप को क्या करती जा रही है, अपडेट करती जा रही है, कुछ ना कुछ न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप होती जा रही है, जिसके कारण हम कभी शॉपिंग करने गए हो आखिरी बार? आई थिंक सो डेली जा रहे हैं। कभी आपने सोचा यार ऐसी क्या चीज है, मतलब आपका कभी शॉपिंग शॉपिंग खत्म ही नहीं हो रही? घर वाले आते हैं, रोज लिस्ट बनी होती है पर्टिकुलरली, चलो मार्केट ये लेके आना। कभी सोचा इस पॉइंट? कारण उसका सर, दैट इज कॉल्ड एज कंजम्पशन। कंजम्पशन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। कंजम्पशन ऑलवेज अपने आप में कौन सा प्रोसेस है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये नहीं कभी खत्म होगा सर, ये तो हमेशा एवर लास्ट, ये तो रहेगा रहेगा। जब तक आपकी इकोनॉमी डे बाय डे क्या करती रहेगी, ग्रो करती रहेगी। अब हम यहाँ पे बिजनेस में बैठे हैं, इस प्रोफेशन में बैठे हैं सर, डिमांड्स तो हमारी नहीं खत्म हुई। रोज पर्टिकुलर देख रहे होते हैं कोई ना कोई एक्सपेंडिचर, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ये करना है, आज फलाना करना है। हम सोचते हैं यार कांस्टेंट ये मेहनत खत्म क्यों नहीं होती, खत्म हो ही नहीं सकती। अगर पर्टिकुलरली डिमांड नेवर एंडिंग है, तभी तो प्रोडक्शन करने वाले डेली बेसिस पे क्या करते जा रहे हैं, प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। क्या कोई फैक्ट्री बस एक बार प्रोड्यूस करती? उल्टा सर, वो तो डेली बेसिस पे रॉ मटेरियल आया, प्रोडक्शन करी, माल बेचा, पैसे आए, रॉ मटेरियल आया, फिर खरीदा, फिर बेचा, लगे हुए काम, लगे हुए काम। सो दीज आर बेसिकली कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कि सर इस इकोनॉमी के अंदर, इस दुनियादारी के अंदर ये एक्टिविटीज कभी भी स्टॉप होने वाली नहीं है। ये तो पैरेलली बैक टू बैक कॉन्टिन्यूसली आपकी चलती रहेंगी। उसका कारण जस्ट एक वर्ड है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। आप जितनी कोशिश कर लो, जितनी कोशिश कर लो, आप कहते हैं सर मैं
ये आखिरी बार कंज्यूम कर रहा हूं, मैं आगे से नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, दोबारा फिर हो जाता है, दोबारा फिर आप डिमांड रेज कर देते हैं। सो इट्स नेवर एंडिंग प्रोसेस। और जब तक ह्यूमन वांट्स आप लोगों की क्या रहेंगी, अनलिमिटेड रहेंगी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज गो थ्रू चलती रहेंगी एट ऑल टाइम, ऑल टाइम। अब पॉइंट ये है, चलो तुम तो डिमांड रेज करने वाले, तुम तो डिमांड रेज करोगे, बट सर व्हाट अबाउट द मेन वर्ड, इफ आई आस्क यू पीपल अबाउट द रिसोर्सेस। डिमांड करने को तो पर्टिकुलरली आप जब मर्जी क्रिएट कर लो, आप कह रहे हो मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, दुनिया की हर शय चाहिए। एंड आई थिंक सो आजकल जैसे ही तुम इंटरनेट सर्फ करते हो, जिस हिसाब का देखते हो, तुम्हारी तो डिमांड ही बहुत ज्यादा है। मैं चलो एक छोटा सा तुम्हें टास्क दूं, मैं चलो तुम्हारे पास रजिस्टर है, एक पेज आपको दिया, अपनी डिमांड्स लिखो। आपको भी सर एक्स्ट्रा शीट, क्यों, ये तो बहुत कम है सर, अभी तो बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ये तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। बट पॉइंट ये है कि उन सारी डिमांड्स को पूरा करना विद द गिवन रिसोर्सेज, इज इट पॉसिबल? अब मैं कह दूं जी, कौन नहीं चाहता कि अपने पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, ठीक है ना, पैसा भी अच्छा हो, हर तरह की घर में अपने पास फैसिलिटी अवेलेबल हो। चाहते तो सब है, वांट तो सबकी है। अच्छी घड़ियों की कलेक्शन हो, शूज की कलेक्शन हो, कपड़े अच्छे हो, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी एंड ऑल, सबके अपने अपने शौक है, अलग अलग तरह की वांट्स है। वांट्स, दैट इज नॉट डिमांड, दैट इज ओनली वांट। वो अपनी एक चाहत है कि मेरे पास ये हो। मेरा मन है कि मेरे पास कार फॉर्च्यूनर हो, मेरा मन है कि मेरे पास कार मर्सिडीज हो। सर, चाहने में कौन सा कुछ जा रहा है, कौन सा पैसे लग रहे हैं, सोच तो सकते ही हैं। बट द पॉइंट इज, उस वांट को डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए, उस वांट को पूरा करने के लिए, व्हाट आई नीड, रिसोर्सेस। और रिसोर्सेज को लेकर तो आपने आई थिंक सो शुरू से एक ही वर्ड सुना होगा कि रिसोर्सेज आर क्या होते हैं जी, लिमिट। जिसको वर्ड बोलते हैं रिसोर्सेज आर स्कार्स, स्कार्स इन नेचर। हेयर बिकम्स, हेयर कम्स द वर्ड इकोनॉमिक्स। जब आपने दो वर्ड यूज करे कि सर रिसोर्सेज आपके क्या हैं, लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स क्या हैं, अनलिमिटेड। चाहता मैं बहुत कुछ हूं, बट उस चाहत को पूरा करने के लिए मेरे पास उतने रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं। देन आई हैव टू यूज माई रिसोर्सेज एट इट्स बेस्ट। अब छोटी सी एग्जांपल, तेरे पास जेब में जी 500 रुपए हैं। पहला पॉइंट, क्या 500 रुपए का सिर्फ एक ही यूज है या मल्टीपल यूज? मल्टीपल यूज। इससे भी बैक एक क्वेश्चन मेरा और जवाब दो। 500 रुपीज इज बेसिकली अ रिसोर्स, क्योंकि 500 रुपए आपका क्या है, मनी, एंड मनी इज द बिगेस्ट रिसोर्स टू फुलफिल योर डिमांड्स। जेब में पैसा है, तभी दुनिया पूछते है कैसा है, सीधी सी बात है। अब पैसा होगा जेब में, तभी तो पर्टिकुलरली आप अपनी डिमांड्स को क्या कर पाओगे, पूरा कर पाओगे। अब आपके पास जेब में पैसा हो तो भाई एलंटे, एलंटे मॉल भी अच्छा लगता है। अब वही पैसा नहीं है तो लगता है क्या करेंगे जाके, बोरिंग सा है, क्या चलेंगे वहां पे। क्यों, जब अपन ने कुछ परचेज ही नहीं करना, कारण जेब में पैसा ही नहीं है। डिमांड्स को पूरा करने के लिए यू नीड रिसोर्सेज, बट क्या मैं ये कह दूं 500 रुपए में दुनिया जीत लोगे? बताओ, क्या 500 रुपए में जो चाहो सब आ जाएगा? नहीं सर। क्यों? ये रिसोर्सेज अपने आप में किस नेचर में, ये रिसोर्सेज क्या है सर, अपने आप में लिमिटेड। बट मैं चाहता बहुत कुछ हूं कि सर मैं ये भी परचेज कर लूं, मैं वो भी परचेज कर लूं, मैं ये भी देख लूं। आई हैव ऑल्टरनेटिव। रिसोर्सेज के क्या होते हैं जी, ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि मैं 500 रुपए चाहूं तो किसी फूड जंक्शन पे लगा सकता हूं, अच्छा खाना खा सकता हूं। 500 रुपए मैं कहीं ना कहीं किसी बुक परचेजिंग करने पे लगा सकता हूँ, कोई नॉवल खरीदने पे लगा सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। 500 रुपए में पर्टिकुलरली मैं कोई गेमिंग भी इंजॉय कर सकता हूँ, दैट इज ऑल्सो एन ऑप्शन। बट पॉइंट है कि 500 रुपए में तीनों नहीं आएंगे। 500 रुपए में पर्टिकुलरली आपको कोई ना कोई एक बेस्ट अपना ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। सर आप बताओ जी, आपको प्रायोरिटी क्या कहती है, आपका आपका मन क्या है पहले, आपका मन क्या कहता है पर्टिकुलरली कि क्या चीज आपको पहले करनी चाहिए? कहते ले मेरे को तो तीनों चाहिए। मैं कैसा, क्या बातें कर रहे हो, तीनों थोड़ी पॉसिबल है यार, 500 रुपए में क्या दुनिया लेके बैठो जेब में?
₹500 में एक चीज आएगी, या तो कोई आप गेमिंग एंजॉय कर लोगे, या खाना खा लोगे, या कोई अच्छी चीज अपने लिए एप्पल वगैरह परचेज कर लोगे। दैट्स इट। हर चीज का जो कॉन्स्ट्रेंट है, तुझे तेरी डिमांड्स को पूरा करने से कौन रोक रहा है? रिसोर्सेस। रिसोर्सेस क्या है? लिमिटेड। अगर यही वर्ड मैं कह दूं, रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते, डू यू हैव टू थिंक वेयर टू इन्वेस्ट और वेयर टू स्पेंड? सिंपल वर्ड। अब तेरे पास जेब में मान लो जी 500 नहीं सर, पैसे बहुत है, इन दैट केस आप बताओ जी चाहिए क्या, सब मिलेगा। फिर तो सर आपके आई थिंक सो इकोनॉमिक्स कोई रोल प्ले करती ही नहीं, फिर तो इकोनॉमिक्स वर्ड ही खत्म अपने आप में। इकोनॉमिक्स वर्ड स्टार्ट ही कहां से होता है? इकोनॉमिक्स वर्ड का मेन रूट कॉज कौन है? द वन वर्ड व्हेन यू से द रिसोर्सेज आर क्या है? अगर आप कह रहे हो रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, बैठो मत सर, फिर तो इकोनॉमिक्स खत्म है, छोड़ो परे, फिर क्यों पढ़नी? अब आप कह दो कि सर पर्टिकुलरली दुनिया के जितने रिचेस्ट पर्सन है वो भी ये कहते होंगे, क्या उनको भी ये प्रॉब्लम्स फेस होती होंगी? यस। यस। मुकेश अंबानी कहते मेरे पास सब कुछ है, कभी बिठा के पूछो उनसे, बात करो, वो भी कोई ना कोई कमी तो फिर भी गिना देंगे, यार नहीं मेरे पास वो नहीं है। अपा सोचे देश का मालिक है भाई तू, ऑल ओवर इंडिया, मतलब आप हिसाब भी लगा सकते हैं कितनी मनी वो होल्ड करते हैं, पर्टिकुलरली कितनी नेटवर्थ उनके पास पड़ी है, स्टिल ही इज नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल ही इज सेइंग दैट आई डोंट हैव कंप्लीट रिसोर्सेस। उसका कारण, हर पर्सन के लिए कहीं ना किसी पॉइंट से रिसोर्सेस की क्या निकलती है? कमी निकलती है। और जब तुम ये वर्ड कहते हो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तब ही वर्ड इकोनॉमिक्स यूज कर सकते हैं। अगर मैं कह दूं जी मेरे पास तो बेशुमार बहुत कुछ अवेलेबल है, एट माई फिंगर टिप्स, जस्ट बताओ क्या चीज चाहिए सब मिलेगा, हर चीज अवेलेबल अपने पास, फिर तो आई थिंक सो आपको कभी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, फिर तो आपके केस में कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। अब लेट मी टेक एन एग्जांपल, आपके लिए पर्टिकुलर छोटी सी एग्जांपल लेके चलता हूं। आप सभी 10th के एग्जाम देकर बैठे हैं, +1 आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी है, रिजल्ट्स आर वेटिंग, रिजल्ट अभी पेंडिंग है। घर वालों से थोड़ी सौदेबाजी कहीं ना कहीं होगी होगी, अगर इतने नंबर आए, 90% आए या 80% आए, तो घर वालों ने कुछ कमिटमेंट भी करी होगी कि चल तेरे को ये दिला देंगे, तेरे को वो दिला देंगे। या वो पूछते होंगे चल अगर तेरे 90+ आए, बता तुझे क्या चाहिए, दिस लाइन लंबी बना के ये चाहिए, वो कहेंगे इतना नहीं, एक बता। एक बता? यार ये थोड़ी, नंबर तो इतने अच्छे आ रहे हैं पर्टिकुलरली, इतना नहीं मिलेगा, मिलेगी तो एक चीज मिलेगी, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, एंड ऊपर से रिसोर्सेज के क्या हैं? ऑल्टरनेटिव यूजेस। तेरे माइंड में पर्टिकुलर की 5 चीजें, यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो सब कुछ चाहिए, बट सब कुछ मिलने वाला नहीं है ना। घर वालों ने जब एक वर्ड कहा पर्टिकुलरली क्या, कि देख मिलेगी तो एक चीज मिलेगी, बता कौन सी? अच्छा एक मिलेगी, या तो कह देते बेटा बता, जो चाहेगा सब मांगेगा, सब मिलेगा, फिर तो अपने को परवाह ही नहीं, फिर तो इकोनॉमिक्स अप्लाई ही नहीं हो रही, फिर तो 5 छोड़, 10 कहेगा 10 मिलेंगी। हेयर इकोनॉमिक्स अप्लाई कैसे हो रही है? इकोनॉमिक्स में क्या कहा गया, कहते जी आपको मिलेगी तो एक चीज मिलेगी। फिर तुमने क्या करा, पर्टिकुलरली अलग अलग ऑप्शन में से, दीज आर ऑल्टरनेटिव्स, दीज आर ऑल्टरनेटिव्स, इन ऑप्शंस में से तुमने कैसे चूज करा होगा कि मुझे, छोड़ो चलो एक काम करो, ये दिलवा, हाउ यू हैव डिसाइडेड दैट? सोचो आपने कैसे डिसाइड करा होगा, जबकि 5 मिनट पहले तेरी जुबान पे ये पांचों चीजें थी, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सारा कुछ दिला दो। अब तूने 1 मिनट लगाया कि काम करो जी वो रहन दो, ये दिलवा दो। आपने कैसे चूज करा? आपने कैसे डिसाइड करा होगा पर्टिकुलरली कि मुझे ये दिलवा दो? आपने 1 मिनट लगाया, बाकी 4 को साइड पे भी कर दिया, क्यों? कारण क्या है सोचो, क्या कारण होगा पर्टिकुलरली कि आपने ये कह दिया? नो, प्रायोरिटी। द वर्ड इज, जब तो घर वाले क्या कर रहे थे, रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, व्हाट यू नीड, पांचों, कहते नहीं बेटे अनलिमिटेड नहीं है,
लिमिटेड है, पांचों नहीं मिलेंगे, एक मिलेगा। कहता अच्छा एक मिलेगा, फिर एक काम करो, ये तो मैं फिर ले लूंगा, ये तो 12वीं पास होंगे तब मिल जाएगा, ये तो ऐसे मिल जाएगा, एक काम करो ये दिलवा दो। अब ये चीज तुझे क्या लग रहा है कि सिर्फ तुम सोचते हो? एक छोटा सा बच्चा पकड़ लो, आई थिंक सो, जो 2 ढाई 3 साल का 4 साल का ना, इतना दिमाग तो वो भी लगा रहा है। इतना दिमाग तो वो भी लगा रहा है, पर्टिकुलरली कि उसको बोल दो आप किसी शॉप पे ले जाओ, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसी कन्फेक्शनरी शॉप पे ले जाओ, वहां पे जाके बिगड़ जाते हैं। ये भी चीखें मारनी शुरू कर देंगे, ये भी दिलाओ वो भी दिलाओ, फिर वो कहते हैं सारा नहीं मिलेगा, एक मिलेगा, लेनी है नहीं तो वो भी चल वापस। अच्छा एक मिलेगा, उसको पता है कि अगर ज्यादा शोर मचाया इससे भी जाऊंगा, चलो ठीक है, एक दिला दो, ये दिलवा दो। अब मैं कह दूं सर इकोनॉमिक्स तो वो एक 3 साल का 4 साल का बच्चा भी अप्लाई कर रहा है अपनी लाइफ में। आपा कह रहे हैं जी मैं 11वीं में आके पढ़ रहा हूँ, पहली बार इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमिक्स तो पर्टिकुलरली आप लोग अपनी लाइफ टाइम में नंबर ऑफ टाइम यूज कर चुके हो। हाँ, पढ़ने के लिए सिलेबस पॉइंट्स आपको कब मिली है? 11th। अब ये न्यू नॉर्मल चीजें हैं, न्यू नॉर्मल। सो यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर मैं बात करूं, सर व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? द वर्ड कम्स, व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक प्रॉब्लम और व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज दैट आई हैव टू चूज, मुझे चॉइस करनी पड़ेगी, मुझे सोचना पड़ेगा। चलो आप लोग अब और प्रैक्टिकल एग्जांपल पे आ जाओ। 10th के बाद स्ट्रीम चेंज हुई, 10th तक पर्टिकुलरली कभी कोई दिक्कत नहीं आई होगी, पता है सबका स्टडी पैटर्न क्या है, सेम है। जैसे ही आप लोग 11th में आए, आपके पास अलग अलग तरह की स्ट्रीम्स हैं, तकरीबन 4 स्ट्रीम्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। अब पॉइंट ये है, चारों तो नहीं कर पाओगे। यहां सर एक का मुश्किल, अगर आप चारों की बात कर रहे हो, चारों कैसे पॉसिबल है? नेचुरली किसी एक में एनरोल होना पड़ेगा। तो तुम्हें उसमें करना क्या पड़ा एक्चुअली? करना क्या पड़ा? चॉइस। क्या करनी पड़ी? क्योंकि वी पीपल आर रिसोर्सेस, मैन इज ऑल्सो अ रिसोर्स। हम इकोनॉमिक्स में ना बच्चे 4M यूज करते हैं रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज अगर वर्ड कभी पूछा जाए ना, देर आर 4M। 4M कभी सुना है वर्ड? नंबर 1 इज मैन, नंबर 2 इज मशीन, नंबर 3 इज मटीरियल, एंड नंबर 4 इज मनी। नंबर 4 इज मनी। अब किसी पॉइंट कभी भी सोच रहे हैं ना सर रिसोर्सेज क्या होते हैं? 4M, मैन, मशीन, मटेरियल, मनी। अब तुम्हारे सामने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, तुमने ही इकोनॉमिक्स इन दिनों अप्लाई करी है। कहते जी कहाँ अप्लाई करी है? वाइल डिसाइडिंग अबाउट द स्ट्रीम, जब आप लोगों ने स्ट्रीम चूज करी, तुम्हारे पास क्या थे? अलग अलग ऑप्शंस थे। एंड आप लोग स्टूडेंट, स्टूडेंट पर्टिकुलरली 11th क्लास का जो स्टूडेंट है, वो अपने आप में क्या है सर? एक रिसोर्स। क्या है? रिसोर्स। जिसके सामने पर्टिकुलरली 4 ऑप्शंस पड़ी हैं, वेदर टू ऑप्ट फॉर कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल की। बताओ जी कौन सा करोगे? मैं कहती कौन सा करने का मतलब क्या, चारों नहीं कर सकते? चारों कैसे कर लेगा? किसी एक में ही तुझे क्या होना पड़ेगा? एनरोल, क्योंकि वैसी स्ट्रीम आगे गोइंग कौन होगी? अब तुम्हारे लिए वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ द लाइफ दिस वन, हमेशा। अब तुम्हारे दो बिगेस्ट डिसीजन आएंगे, एक आएगा अब जो आपने ले लिया, एक है आफ्टर 12th। क्योंकि आफ्टर 12th भी देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, कि कॉमर्स में भी आगे आपको पर्टिकुलरली किस फील्ड में जाना है, क्या लॉ लाइन में जाना है, सीए लाइन में जाना है, किसी प्रोफेशनल कोर्स में जाना है, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना है, गवर्नमेंट पेपर्स की तैयारी करनी है, बीकॉम एमबीए रूट पकड़ना है, कई सारे ऑप्शंस आते हैं। मैं तुमसे पूछूं क्या सारी फिजिबल, कि सारी जितनी है जी सब आप कर सकते हो? नहीं सर। उसका कारण क्या है? रिसोर्सेज आर क्या है? लिमिट। सर मैं अपने आप को हर जगह थोड़ी इन्वॉल्व कर सकता हूँ यार। अब एक चीज बताओ, मैं पर्टिकुलरली एट प्रेजेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास तो डिफरेंट कई सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाने के लिए, बट आई हैव टू चूज ओनली वन, कि आई विल टीच यू इकोनॉमिक्स। कि +1 +2 में पर्टिकुलरली क्या मैं अकाउंट्स नहीं पढ़ा सकता? पढ़ा सकता हूँ, बट मैंने अपना कोर डोमेन किस में रखा? किसी एक। मैंने अपना पोटेंशियल कहाँ इन्वेस्ट करा? किसी एक ही। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है पर्टिकुलरली। हाँ, वही साहिल सर पढ़ा रहे हैं, साहिल सर ने पर्टिकुलरली अपने आप को किधर लेकर गए? अकाउंट्स।
सो नेचुरली आपको अपने आप को, अपने रिसोर्सेस को किसी ना किसी बेस्ट जगह पे क्या करना होता है, प्लेस करना होता है। बट सर यही बात का तो पंगा है, यही बात की तो प्रॉब्लम है कि मैं रिसोर्सेस लगाऊं कहां पे, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अब इतनी सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, मैं तो कंफ्यूज हो गया सर। यही तो इकोनॉमिक्स है, यही तो अपने आप में इकोनॉमिक्स है। यू हैव टू चूज द बेस्ट वन, कि आप अपने रिसोर्सेस को कहां लगाओगे, सो दैट एज अ कंज्यूमर, मेरे वर्ड्स पे गौर करना, एज अ कंज्यूमर यू विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, एंड एज अ प्रोड्यूसर आई विल गेट मैक्सिमम प्रॉफिट्स। तो नेचुरली अपना अपना मोटिव होगा। आप एक सोचो कभी, घर से बाहर कितने लोग आपस में ट्रेड करने के लिए निकलते हैं, क्या दोनों का मोटिव सेम है? वन बिलोंग्स टू प्रोड्यूसर, सेकंड बिलोंग्स टू कंज्यूमर, क्या दोनों का मोटिव सेम है? बताओ। कंज्यूमर घर से बाहर निकल रहा है किस पर्पस के लिए? टू गेट द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और वो उसको कैसे मिलेगी? ज्यादा से ज्यादा सामान, कम से कम प्राइस, कि कम से कम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी मिल जाए। अच्छा, वही अगर मैं प्रोड्यूसर के एंगल से सोचूं, प्रोड्यूसर का माइंड क्या होगा कि सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या बने, प्रॉफिट। अब तुम सोचो, आपका व्यू कुछ और है, हमारा व्यू कुछ और है। देखो हर कोई पर्सन अपने अपने लिए जी रहा है, सिंपल सी बात है। फिर कहीं ना कहीं तो अपन आपस में क्या करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, कोई ना कोई डील क्रैक करेंगे, सो दैट जिससे तुम्हारा भी मोटिव पूरा हो, मेरा भी मोटिव पूरा हो, और हम दोनों का इक्विलिब्रियम क्या कर जाए, स्ट्रक कर जाए, जिससे तेरा भी मोटिव पूरा हो जाए, मेरा भी मोटिव पूरा हो जाए। अब एक बात बताओ, क्या मुंह मांगी चीज पर्टिकुलरली आपको ऐसे मिलेगी? नहीं। मैं कहता हूं जी मैं तो घर से बाहर जा रहा हूं, जो मेरे माइंड में है वो मुझे मिल जाए, और उसी रेट में मिल जाए जिस रेट में मैं चाह रहा हूं, शायद ना मिले। अच्छा, यही अगर मैं प्रोड्यूसर के पॉइंट से बात करूं, प्रोड्यूसर ये सोचे कि मैं जो रेट चाहता हूं कस्टमर वो रेट क्या करे, पे आउट करे, शायद ना मिले। अब थोड़ा सा कंज्यूमर को ऊपर बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रोड्यूसर को नीचे होना पड़ेगा, तब जाकर ये इक्विलिब्रियम आपस में क्या करेगा, स्ट्रक करेगा, जिससे तेरा भी मोटिव पूरा होगा, जिससे मेरा। हम कई बार परचेजिंग करने जाते हैं दुकानदार से, कई बार वैसे ही नेगोशिएट, वैसे इस शहर में तो खासियत है, कोई बार्गेनिंग करता ही नहीं है, फिक्स प्राइस हर जगह मोस्टली। नहीं अदरवाइज, कभी अगर आपने ये चीजें करी हो, पर करनी चाहिए भी, करनी चाहिए भी। कॉमर्स के स्टूडेंट हो पर्टिकुलरली, आपको अपना हक लेना आना चाहिए। नहीं तो अदरवाइज जितने मार्केट में प्रोड्यूसर बैठे हैं वो तो वे लूटेंगे। तो सीधी सी बात है, अगला तो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए बैठा है। और हम अक्सर आज की डेट में बच्चों में जो देखते हैं कि जितने दुकानदार ने पैसे बोल दिए उतने ही पैसे दे दिए। हाँ अंकल कितने हुए, ये लो जी। उतनी पैसे वहां पे दे के आ भी गए। कभी आपा ने नेगोशिएट करने का सोचा? क्या आपा ने ये पूछा कि अंकल ये तो एमआरपी है, कुछ कम नहीं करोगे क्या, कोई डिस्काउंट नहीं है क्या? पूछना तो हक बनता है। हाँ ना दे, ना तो वैसे भी पैसे तो पूरे वैसे भी देने। कभी मोल भाव, हिंदी में बोलते हैं, कभी मोल भाव करके देखा कि इतने नहीं इतने, उतने नहीं इतने। दैट इज कॉल्ड एज प्राइस डिटर्मिनेशन। ये थोड़ी यार सेलर ने जो पैसे मांग लिया वो पे आउट कर देंगे। हम करते नहीं, कई बार मान लो किसी शॉप पे जाते हैं, सामने बोलता है इसके कितने जी, कहता 1000 रुपीज। 1000 तो नहीं है जी, इतनी तो समझदारी आप में भी हो, 1000 रुपये वाली चीज तो है नहीं इतनी। मैं कहा जी मैं तो इसके 800 रुपये दूंगा। कहता तो नहीं सर 800 रुपये तो बहुत कम है जी फलाना। पहली बात तो उसने बोला 800 रुपये बहुत कम है, मतलब वो ओवर चार्जिंग कर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन आएगा। मैं कह नहीं यार इतने की तो चीज ही नहीं है, हमें कौन सा नहीं पता, रोज ही मार्केट में परचेज करते हैं, कौन सा पहली बार निकले। इतने की थोड़ी 800 रुपये लेने तो लो, नहीं लेने तो ना सी। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि प्रोड्यूसर अपने आप से अपना काम चला लेगा, गलत। जितनी नीड प्रोड्यूसर को कंज्यूमर की है उतनी ही नीड कंज्यूमर को प्रोड्यूसर की। वी बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, सीधी सी बात है। मैं कह दूं एज अ कंज्यूमर, अच्छा मैं भी तो डर रहा हूं अंदर से, अगर इन्हें जवाब दे दिया तो कि जा परे हम नहीं बेचना, किसी और से ले ले। आप अभी थोड़ा जेन्युइन सा प्राइस की देखो भाई, ज्यादा भी नजायज भी नहीं, जो जायज बनता है। मेरे अकॉर्डिंग 800 रुपये। कहते नहीं जी 800 तो बहुत कम है, 800 तो गलत हो जाएगा, एक काम करो चलो 900 कर दो, टन आपके लिए बस, आपके लिए कर रहे जी। ये भी ये मान लो कस्टमर बनाने वाली बात है, जो दुकानदारी लैंग्वेज चलती है। ये भी मान लो जी बस कस्टमर बनाने वाली बात है कि आपको दे रहे हैं बस, बट है मुश्किल है जी। मैं कहना नहीं जी, अभी भी प्राइस ज्यादा है।
मैं कहा डन, चलो 850 ले लो, काम खत्म करो। कहता चलो ठीक है जी, लाओ, कोई दिक्कत नहीं। वो साइड पे थोड़ा हिसाब सा लगाएगा कि अपने को ठीक पड़ती है कि नहीं पड़ती है, क्या मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। इतना तो कॉमन सेंस है। अगले ने भी प्राइस ऑलरेडी ज्यादा लगाए होते हैं, उनको पता है हमारा कस्टमर किस तरह का है। हमारा कस्टमर ऐसा है जो आएगा, ये ना मार्केट बेस्ड होता है एक्चुअली। अब अगर मैं कह दूं कपड़ों में पर्टिकुलरली एलांटे मॉल भी है और एक चंडीगढ़ 22 की मार्केट भी है, दोनों में स्टैंडर्ड का फर्क है। एलांटे मॉल में जाओगे, किसी ब्रांडेड शोरूम में जाओगे, द प्राइस इज ऑलरेडी फिक्स्ड। अगर कोई डिस्काउंट होगा तो ऑलरेडी उस पर लिखा होगा। आप ऑटोमेटिकली प्राइस खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो कितने की चीज है। और एक जो लोकल मार्केट है, वहां पे प्योरली क्या चलती है, नेगोशिएशन। वो शुरू करेंगे बिल्कुल टॉप प्राइस से एंड फिर को बेचेंगे बिल्कुल लो प्राइस पे, क्यों, उनको पता है हमारा कस्टमर ही ऐसे। वो कहते हैं हम तो जी फिक्स प्राइस पे बेचेंगे, उनसे कोई खरीदेगा ही नहीं। क्यों, जिस मार्केट में आप लोग बैठे हो उस चीज का बड़ा डिपेंड करता है। अगले क्या है सर, वही बात, कहानी चलेगी, शुरू कहां से होंगे, 1500 पे। इधर से कस्टमर शुरू होएगा कहां से, 1000 पे। किसी ना किसी पे थोड़ा मैं बढ़ूंगा, किसी ना किसी पे वो कम होगा, तो जाके हमारा प्राइस एक लेवल पे क्या होगा, डेटरमाइन होगा। दैट इज कॉल्ड एज प्राइसिंग फाइंड आउट करना। दिस इज, सो ये रियल लाइफ एग्जांपल है जो अपन नॉर्मली ट्रेड में देखते हैं, रोज करते हैं। दैट इज, अपनी इधर वाली चंडीगढ़ ट्राई सिटी की मार्केट का तो बहुत फर्क है। यहाँ तो कोई पूछता नहीं है, जो पैसे कह दिए बस ठीक है, छोटा डन। यहाँ चलती है थोड़ी फिक्स प्राइस मार्केट। अगर आप छोटी मंडियों लेवल पे चले जाएं, छोटे शहरों में चले जाएं, वहां पे कौन सी चलती है, प्राइस डिटर्मिनेशन मार्केट। कि जी खुद ही मोल भाव करो, अप डाउन करो, जिसका जो रेट सेट बैठ गया वो चीज है। अब आप फर्नीचर परचेज करने जाते हो, इन दैट केस, या कोई बड़ी एसेट परचेज करने जाते हो, क्लियर, अगला सामने से कहते जी मान लो मैं कितने का पड़ेगा, कहते जी 50,000। देखो कुछ होगा मार्जिन बड़ा मोटा, कम करो। आप एज अ कंज्यूमर ओपन नहीं बोल रहे होते हो, वो भी प्रोड्यूसर को कम कर भाई इसको। आप किस जोर पे बोल रहे हो, तुम्हें पता है कहीं ना कहीं मार्जिन क्या करेगा, कम करेगा। कहीं ना कहीं थोड़ा प्राइस क्या करेगा, कम करेगा। मैं कहती इतने का तो नहीं है, मुझे तो ये चीज उसके इतने पे मिल रही है, आप बताओ आपने इतने में देनी है कि नहीं देनी। हाँ, प्रोडक्ट मुझे आपका अच्छा लग रहा है, फिर लगता है चलो कोई बात नहीं सर, देख लो थोड़ा बहुत कम कर लेते हैं अपन। दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स। व्हेन यू पीपल फाइंड द प्राइस म्यूचुअली, जब आपस में बातचीत करते हुए एक प्राइस सेटलमेंट पाते हैं। जैसे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अगर आपने कभी सुना हो, परचेज करी, मेरे पास कोई आया सर ये शोरूम कितने का है, मैं कहा जी 12 करोड़ का। अच्छा, वो क्या जेब में लेके बैठा है, लो जी 12 करोड़। मॉल भाव तो वो भी करेगा, नहीं सर इतनी वैल्यूएशन थोड़ी है, 12 करोड़ का थोड़ी है, 7 का शोरूम 10 करोड़ का तो वो मिल रहा है। आप कह रहे हो जी 12 करोड़ का आपके वाला, इसमें ऐसा क्या खास हो गया। फिर आधा पौना घंटा दिमाग खाएंगे एक दूसरे की, हैं पर्टिकुलरली बातें सुनेंगे, वो मेरे को सुनाएगा, मैं उसको सुनाऊंगा। किसी एक प्राइस पे जाके हम क्या करेंगे, सेट, कि चलो एक काम करते हैं जी, निपटाओ, लेने देने वाली बात करो। एक बात बताओ, अगर सेलर अपनी छोड़ी जाएगा, कंज्यूमर अपनी छोड़ी जाएगा, वो ऊपर बढ़ने को राजी नहीं है, सेलर नीचे आने को राजी नहीं है, क्या दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन डन होगी। ट्रांजैक्शन डन करने के लिए क्या करना होगा, कंज्यूमर को थोड़ा प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, सेलर को थोड़ा प्राइस कम करना पड़ेगा, तभी जाके इक्विलिब्रियम स्ट्रक करेगा। तभी जाके थोड़ा मन जो उसको भी भाएगा, मेरे को भी। अब कंज्यूमर कहते हैं मेरे को नहीं पता, मेरे को तो मेरा देखना है जी, मेरे को मेरी सेटिस्फेक्शन मिलनी चाहिए। फिर वही बात तो प्रोड्यूसर सोच रहा है। प्रोड्यूसर कहता है मेरे को क्या मिलना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिलना चाहिए। पर हमें पता है ऐसे मुंह मांगी चीजें नहीं मिलती। कहीं ना कहीं लिटिल बिट आपको थोड़ा सा कॉम्प्रो करते हुए किसी ना किसी एक प्राइस सेटलमेंट पे आना पड़ता, तो जाके ट्रांजेक्शन डील होगी, नहीं अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं, अदरवाइज तो सक्सेसफुल ही नहीं। सो किसी भी इकोनॉमी में अगर आप लोग जाते हैं, वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो आपको देखने को मिलती है, दैट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ कॉल्ड एज क्या, चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, वन ऑफ द बेसिक पॉइंट, सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। एंड व्हाई इट अराइजेस, इसके अराइज होने का जो कारण है वो कौन है, ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तुझे चूज क्यों करना पड़ा, व्हाई, सोचो, क्यों आपको चूज करना पड़ा। हमने कहा जी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, द रिसोर्स एलोकेशन।
कि हमें जी सोच सोच कर लगाना पड़ेगा, कहाँ लगाएं, बेस्ट टू बेस्ट जगह पे लगाना पड़ेगा। इतना सोचना पड़ ही क्यों रहा है? ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, एंड ऑल द थिंग्स जो भी हैं, वांट्स कभी भी इंटेंसिटी में, प्रायोरिटी में एकदम से इकट्ठा नहीं आती। सर, अगर बात आती है ना चॉइस की, देन आप प्रायोरिटाइज ऑटोमेटिकली कर लेते हैं कि मुझे ऐसे काम करो, चलो बाकी तो मैं डिमांड्स फिर पूरा कर लूंगा, मुझे पहले अर्जेंसी इसकी, मुझे पहले ये चीज चाहिए, जिसको वर्ड आपने क्या बोला था, क्या वर्ड कहा था, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी। तो देयर कम्स 4 पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स जो आपके कॉजेज में कल मैं आपको लिखवाऊंगा नेक्स्ट वन लेक्चर में। आज पहले बेसिक्स क्लियर करते हैं सारे। नंबर वन प्रॉब्लम इज, मतलब सॉरी, प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। इसके जो कॉजेज हैं, कॉजेज आर नंबर वन, रिसोर्सेज आर क्या है जी, लिमिटेड। नंबर टू क्या बोलेंगे, ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स अपने आप में क्या है, आर अनलिमिटेड। अब पहले तो ये मिसमैच हो गया, जिनसे जिनसे तुमने वांट्स को पूरा करना है वो लिमिटेड है, और जिन्हें पूरा करना है वो अनलिमिटेड है। सर ये तो मिक्स मैच हो गया, तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। एंड ऊपर से रिसोर्सेस कैन बी पुट टू ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि रिसोर्सेज के क्या होते हैं जी, ऑल्टरनेटिव यूजेस। एक बात बताओ, अगर ये जो 500 रुपए कहाँ गए, ये 500 रुपए की एग्जांपल मैंने आपसे ली थी, अगर इस 500 रुपए का यूज ही एक होता, यूज ही एक होता, डू यू हैव टू थिंक, क्या तुम्हें सोचना पड़ता कि मैं इसको कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं, कहाँ लगाऊं? तो लगाना कहाँ है, इसका यूज ही एक है। इसका यू, तुझे ये वर्ड क्यों बोलना पड़ गया, ये वर्ड क्यों बोलना पड़ गया, सर आई हैव टू मेक अ चॉइस। वाई यू पीपल हैव टू मेक अ चॉइस? जबकि ये दो बातें ठीक है आपकी, बात सही है, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, ह्यूमन वांट्स क्या होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। मैं जस्ट एक वर्ड पूछ रहा हूं, तुझे चॉइस क्यों करनी पड़गी? आप कह रहे हो सर मुझे सोचना पड़ेगा, विच वन इज, तुझे क्यों सोचना पड़ेगा? कारण, रिसोर्सेज के क्या हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस। कि सर तो 500 रुपए एक जगह पे थोड़ी, जगह 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 मैं कहीं भी यूज कर सकता हूं, पर हाँ सब जगह नहीं कर सकता, करना किसी ना किसी एक पे ही पड़ेगा, या मैक्सिमम दो पे। वो तो ऐसा ना, जितने जितने तुम बढ़ाते रहोगे, पर यूज क्वांटम उसका क्या होता रहेगा, कम। पर यह तो नहीं है कि मैं पांचों चीजें इकट्ठी परचेज कर लूंगा, कहाँ कर लूंगा सर, 500 रुपए जेब में मेरे पास, कितने की परचेज कर लूंगा? एंड नंबर थर्ड, वॉन्ट्स डिफर इन इंटेंसिटी। क्या वर्ड बोलते हैं, वॉन्ट्स डिफर इन, क्या पर्टिकुलरली, मुझे लाइन दोबारा बताना रिलेट करके एग्जांपल। अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, रिसोर्सेज अनलिमिटेड हैं, तुम्हें इनमें से कौन सी चाहिए, तुम्हें इनमें से कौन सी चाहिए अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है? सारी। क्योंकि रिसोर्सेज क्या है, डू यू हैव टू मेक अ चॉइस? फिर तो मैं पूछूं, नहीं 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 ये बता कौन सी चाहिए, सारी चाहिए। बट अगर मैं तुम्हें कह दूं रिसोर्सेज आपके क्या हैं, लिमिटेड, जब तुमने ये वर्ड सुना रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड, मतलब भाई देख सारे तो नहीं आ पाएंगे, इतना पता है, इनमें से कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा, हमें चूज करना पड़ेगा। तो तुमने, मेरे को ये समझ नहीं आया, 1 मिनट लगाया तुमने, 1 मिनट, एक छोटा सा बच्चा भी पर्टिकुलरली 1 मिनट लगाता है कि एक काम करो जी बाकी छोड़ो, किंडर जॉय दिलवा दो, या ये दिलवा दो, या चॉकलेट दिला दो। अब वो पर्सन इतनी फास्टली कैसे इकोनॉमिक डिसीजन ले पा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि सबसे जरूरी मेरे लिए क्या है, सबसे जरूरी मेरे लिए आज की डेट में क्या है। मैं उल्टा ना फिर प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दूंगा, ये तो छोड़ो, तो बाद में ले लेंगे, ये तो पापा को फिर भी मना लेंगे, ये तो इसके लिए तो फिर भी कर लेंगे, ये चाहिए, आज मान्य हुए हैं कल को बिगड़ गए तो, इन दैट केस पहले ले ले, ये वाली चीज ले ले। सर मुझे तो प्ले स्टेशन चाहिए, मुझे तो मोबाइल चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, फलाना चाहिए, या मुझे बाइक दिलाओ, स्कूटी दिलाओ, कुछ भी है, वो तुम्हारी वांट्स है, वो तुम्हारी जरूरत है। बट उन जरूरतों में से सबसे जरूरी क्या है,
दैट इज कॉल्ड एज वांट्स डिफर इन क्या होती हैं, इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एज प्रायोरिटी। यार ये थोड़ी सारा कुछ आज ही चाहिए। अगर सारा कुछ आज ही चाहिए होता तूने फिर 5 में से पहले नंबर पे इसको क्यों बोला? तूने 1 मिनट से पहले कह दिया सर बाकी 4 छोड़ो, ये करवा दो। मैं क्या, क्यों भाई? क्यों भाई? मतलब तेरे लिए सबसे प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा वांट क्या है? तो आई थिंक सो तुम्हें अपने रिसोर्सेज लगाने भी कहाँ चाहिए? वही जहां पे मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या बनती है, पहली प्रायोरिटी बनती है। सो दीज आर थिंग्स जो आपके मतलब पहले लेक्चर का पार्ट बनती हैं। और ये जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूं ऑरली, ये चैप्टर 1 एंड 2 है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 एंड 2 का मिक्स कंटेंट है। तो मतलब कम से कम कह रहा हूं लिटरली 3-4 दिन तो प्यार से सुनो, सिर्फ सुनो। या लिटिल बिट जो लिखवाने वाला काम है जस्ट कर लो, उतना उतना लिखो। देन अपने आप को जज करना कि अब मेरी पोजीशन क्या है, अब मुझे चीजें कैसी समझ में आ रही हैं पर्टिकुलरली। और माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द वन ऑफ द बेस्ट जो आपके लिए पर्टिकुलरली, आप ये मानो शायद मैं आज पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में ही आपको ट्रुथ रिवील कर रहा हूं पर्टिकुलरली कि सर अगर सिर्फ +1 सोचकर पढ़ रहे हैं ना आप अगले, कि जी +1 इज माई मोटिव, कि +1 में मेरे पेपर्स होंगे बस वो पास हो जाए, अब बहुत छोटा सोच, बहुत छोटा सोच रहे हैं। हालांकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जो तुम यहां पढ़ोगे, या +2 में मैक्रो इकोनॉमिक्स जो पढ़ोगे, ये ऑल टाइम नेक्स्ट आगे पूरी, चाहे ग्रेजुएशन कह लो, किसी भी कंपिटिटिव एग्जाम कह लो, चाहे CUT आजकल गोइंग ऑन है, जहां भी जाओगे हर जगह इकोनॉमिक्स लौट कर वापस आपको मिलेगी। पर मैं कह दूं कि अप्पा कर ले सर +1 के मोटिव से बैठे जी, ये बताओ कि सर +1 पास हो जाएगी? वो तो बच्चे आज सुन ले पहली बार में पास होगी, 100% पास होगी। देर इज नथिंग टू डाउट, नथिंग टू डाउट। बट वी हेयर आर नॉट फॉर ओनली क्लास +1। अब आई थिंक सो जो चीजें शायद मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी हैं पढ़ने को, आप भी बुक में से पढ़ो, जस्ट 5 मिनट में एक पेज पढ़ लोगे, क्या इतनी डिटेल में इन एग्जांपल्स के साथ क्या अपने आप को रिलेट कर पाओ? ये ये थिंग होती है कोचिंग लेना। हम पर्टिकुलरली आजकल वर्ड में डिफरेंस क्रिएट करने लगे, दैट इज नॉट अ ट्यूशन। ट्यूशन होती है फॉर दोस्त जिनको बेचारों को कुछ भी नहीं आता। वी पीपल आर हैविंग द कोचिंग। रोहित शर्मा क्या बिना कोचिंग के रोहित शर्मा बन गए? विराट कोहली क्या बिना कोच तो उनके भी हैं? आई थिंक सो उनको ज्यादा वैल्यू पता कि हमारे कोच हमारे लिए क्या चीज है, हमारे गुरु हमारे लिए क्या चीज है, जिन्होंने हमारे अंदर ये स्किल इंसर्ट करी, खेलना सिखाया, पर्टिकुलरली डिफेंसिव खेलने, अटैकिंग खेलने। कोच तो हर जगह रहे। बड़े से बड़े आप लोग बॉलीवुड एक्टर्स देखते हैं, एक्टर देखते हैं पर्टिकुलरली, क्या वो ऐसे ही बन गए यार? आजकल वैसे ही नेपो किड्स का चल रहा है, वो अलग बात है। नहीं अदरवाइज अगर बात करें पर्टिकुलरली, क्या वो ऐसे ही बन गए सर? उन्होंने भी थिएटर्स करे, उन्होंने भी रिहर्सल्स करी, अपने कोच को फॉलो करा, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करा। सो दैट इज अ ब्रॉडर वर्ड देन दैट ऑफ अ ट्यूशन, जो शायद अपा 10th तक कभी कभी अपने पेरेंट्स भी यूज कर लेते हैं, ट्यूशन जा रहा है, ट्यूशन से आ रहा है। डोंट से वर्ड ट्यूशन, नाउ द नेक्स्ट ओन वर्ड इज कोचिंग। कि जी मैं प्रोफेशनली नेक्स्ट आगे अपडेट होने जा रहे हैं, नॉट फॉर की जस्ट की वो ट्यूशन का काम क्या होता है, स्कूल में ये मिला ये पूरा कर लो बस, दैट इज ट्यूशन। हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हो रहे हैं? फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द माइंड, कि कल को पर्टिकुलरली आप लोगों को ये पता हो कॉमर्स का एक्चुअल मीनिंग क्या है, ट्रेड क्या है, बिजनेस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, ये प्रोफेशन कंटिन्यू होते हैं कैसे कंटिन्यू होते हैं, कस्टमर का व्यू पॉइंट क्या है, प्रोड्यूसर का व्यू पॉइंट क्या है। कल को आप में से ही पर्टिकुलरली बिजनेस माइंड है, क्या पता आफ्टर 5 इयर्स पर्टिकुलरली आप लोग ही बिजनेस में बैठे हो कहीं ना कहीं, कल को यही चीजें आप लोगों ने क्या करनी है, डील करनी है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को अपने अंडर रखना है, और कल को तुम्हारे ही एम्प्लॉयज, तुम्हारे ही कस्टमर तुम्हें गोली पा जाए, तुम्हें पता भी नहीं लगे। क्यों? मुझे नॉलेज ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। हमारे पास, ये आज प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, +2 में बहुत सारे बच्चों ने इन दिनों मतलब नया ज्वाइन करा जो प्रीवियसली हमारे पास नहीं थे। लिटरली दे फील डिफरेंट, कि सर बहुत फर्क है, हमें तो पहले पढ़ाया ही नहीं, किसी ने बताया ही नहीं मतलब कॉमर्स होती क्या है।
ठीक है जी, हाथ रख के डेबिट याद कर रहे हैं, हाथ रख के क्रेडिट याद कर रहे हैं, या ये सारी चीजें जैसा बताया गया कि बच्चे ये पैराग्राफ याद कर ले, पेपर में लिख के आना है, नंबर भी आगे। बट अगर उनसे पूछे प्रैक्टिकली, दे आर जीरो। ये पंगा। आज भी बहुत सारे बच्चे, मैं ये नहीं कहूंगा कि सर वो +1 पास नहीं होंगे, होंगे यार। आज सुन ले, तुम बैठे हो, पास होंगे, 100% पास होंगे। बट पास होना इज नॉट ओनली द मोटिव। मेरा मोटिव कल्ला ये थोड़ी कि कल आप +1 में पास करना है, आप लाइफ पास करनी है। नेक्स्ट आगे आपका कल को प्रोफेशनल करियर किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इन्हीं बेस पे डिपेंड करेगा। अब हमारे टीचर्स ने, मेरे फादर ने, बड़े सर, जो जिनके पास हम पढ़े हैं पर्टिकुलरली, मतलब फादर ही कहूंगा, ठीक है ना, उनके पास ही पढ़े हैं, घर पे पढ़े हैं, सारा सिस्टम, वो कॉमर्स के ही लेक्चरर हैं सिंस 1989 से। उन्होंने जी कभी कमी नहीं छोड़ी। आप ये मानो, मेरे मेरे खुद के पर्टिकुलरली +2 या +1 के दौरान सारा शहर ही हमारे पास पढ़ने आ रहा है। सिंपल सी बात है, घर में 4 4 बैच चल रहे हैं, चारों में बिठाते थे। अकाउंट्स के कितने बैच चल रहे हैं? 4 बैच। एक सीबीएसई, एक स्टेट बोर्ड, एक आपका आईएससी जो बड़ा बोर्ड होता है, ठीक है ना, अलग अलग तरह के, एक इंडिविजुअल कोचिंग को अलग आते, चारों में बिठाना। इकोनॉमिक्स पढ़नी है, डबल पढ़, ट्रिपल पढ़, जिसके मर्जी बस पढ़नी है पढ़, कोई दिक्कत नहीं है। उसका कारण बेस मजबूत होना चाहिए। आज अगर फाउंडेशन बेस अच्छा बन गया, देन आके नथिंग टू वरी, जिस मर्जी फील्ड में बैठ जाओ, जिस मर्जी में। पर ये बातें ना शायद अपने को आज नहीं समझ आएंगी। आज अपने को लगा सर क्या, ठीक है, आप आगे की बात करो, पढ़ाओ। ये बातें आफ्टर सम टाइम आपको धीरे धीरे क्लिक होंगी, समझ में आएंगी कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे वो चीज आपको रेलेवेंट आएगी। सो डोंट थिंक जस्ट ओनली फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ 11th, एंड डोंट कंपेयर द स्कूल वर्क विद दिस। सब मिलेगा, सब होगा, वर्ड टू वर्ड होगा, बट इट विल टेक टाइम। नया बेस है, कहते नहीं, बेस जितना थोड़ा स्लोली बनाया जाए ना, उतना बढ़िया बनेगा, उतना अच्छा बनेगा। एंड आप लोग भी उसमें डिफरेंस क्या करोगे, फील करोगे। एंड आई थिंक स्कूल लेवल पे अगर आपका काम शुरू हो भी गया होगा, वहां पे भाई टॉपिक का नाम हो गया। चलो जी, एक लेक्चर में पूरा टॉपिक है। यहाँ एक लेक्चर में अपन जस्ट अभी बेसिक्स की बात करिए कि होता क्या है, समझे तो सही। अब इसमें पर्टिकुलरली जो अपन ने कुछ टर्म्स यूज करी हैं, लेट मी रिकॉल वंस, लेट मी रिकॉल। हमने पर्टिकुलरली पहले तो 3 वर्ड्स लॉन्च करे: इकोनॉमी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एंड उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक एजेंट्स। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी तरह की होती हैं जी? 3। वन इज प्रोडक्शन, नंबर 2 इज कंजम्पशन, नंबर 3 इज इन्वेस्टमेंट। एंड सर एक मेरा मेन क्वेश्चन आप लोगों से, आप लोग पढ़ रहे हो पर्टिकुलरली, आफ्टर 2 3 4 ईयर्स के बाद पर्टिकुलरली काम करना शुरू कर दोगे, यही पैसों के चक्कर में मनी जाल में फंस जाओगे, कहीं ना कहीं पैसे कमाने में लग जाएंगे। वाई डू पीपल वर्क? इज इट मैंडेटरी फॉर एवरीवन टू वर्क? वाई डू पीपल वर्क? दुनिया में इतनी भगदौड़ मची हुई है, पर्टिकुलरली रोज सुबह लोग जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स भी जा रहे हैं काम करने के लिए। जरूरत क्या है? क्यों जा रहे हैं वो? क्या जरूरत पड़ी है उनको काम करने की, बताओ। एक सिंपल वर्ड क्वेश्चन पूछा था, व्हाई डू पीपल वर्क? व्हाई? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? कहा गया, या हमने देखा है कि हमारे फादर ने पैसे कमाए, हम भी कमाएंगे? व्हाई टू अर्न। सिंपल बात, आपने कहा पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए। दैट मीन्स आप अपना पर्टिकुलरली जो सारा सिनारियो देखते हो, जो आपके माइंड में डे बाय डे ग्रोन अप हो रहा है, ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, सर आई थिंक सो फॉर दैट केस व्हाट यू नीड? मनी। एंड मनी तो फिर कैसे आएगी? कमाने से आएगी जी, काम तो करना पड़ेगा। नहीं, अक्सर लोग पूछते हैं जी अपा, मतलब इस दुनिया की भगदौड़ में चल तो रहे हैं, बट क्यों चल रहे हैं मेरे को समझ नहीं आ रहा। क्या कोई भेड़ चाल है? जिस तरफ दुनिया जा रही है अपा जाई जा रहे हैं। वाई डू पीपल वर्क? टू अर्न देयर लिविंग, अपनी रोजी कमाने के लिए। सिंपल वर्ड हिंदी में कहा जाए, अपनी रोजी, रोज की रोटी कमाने के लिए। सर आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव लॉट ऑफ सेविंग्स, जैसे जैसे पैसा कमाओगे उसमें से आप धीरे धीरे कुछ पैसा क्या करते रहते हो, सेव करते रहते हो।
अपना फ्यूचर सिक्योर करते रहते हो। माइट बी बाय गॉड ग्रेस एट सम एज तुम्हें ना करना पड़े शायद काम, पैसे इतने हो जाए, पैसे इतने हो जाए। पैसिव इनकम जैसे आजकल वर्ड चलता है, पैसिव इनकम। डे बाय डे जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं दो बिजनेस एक्टिविटीज में, किसी ना किसी एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। पैसा कमाया, एफडी करवाई, पैसा करवाया, म्यूचुअल फंड्स में लगा दिए, पैसा कमाया, शेयर्स में लगा दिए। एंड वहां से हर साल कोई ना कोई इंटरेस्ट इनकम, कोई ना कोई इनकम आप लोगों के पास जनरेट होती जा रही है। तो मेरा मेन सवाल, इस इकोनॉमी का हिस्सा क्यों हो? वाई डू पीपल वर्क? बिकॉज टू अर्न द लिविंग। अगर जिस हिसाब से मैं तो ये देख रहा होता हूँ पर्टिकुलरली सर, जिस हिसाब से आप यंगस्टर्स, नई जनरेशन जिस हिसाब से पल रही है, नई जनरेशन की जिस तरह से डिमांड्स हो चुकी हैं, तो दैट्स एक तो आपको बहुत कमाना पड़ेगा। नेटफ्लिक्स एंड चिल देख तो लेते हैं, जो जो कुछ वहां पे देख रहे हैं, जिस जिस सिस्टम में देख रहे हैं, खर्चा पानी देख रहे हैं, सर इस हिसाब से तो पैसा बहुत चाहिए। एंड आई थिंक सो अपनी इस लेवल पे सोच तो क्या बन चुकी है, बिल्कुल ब्रांडेड सोच बन चुकी है, हर चीज ब्रांडेड। अब मैं अगर आपकी और आपके पेरेंट्स की सोच की बात करूं, फर्क होगा। उनके उनके पेरेंट्स की बात करूं, अच्छा कई बार शायद माइट भी घर में आपने एक्सपीरियंस करा होगा, ग्रैंड पेरेंट्स अगर हैं, उनके साथ आप लोग बैठे होते हो, कोई बातचीत कर रहे होते हो, पर्टिकुलरली वो अपने जमाने की बात कर रहे होते हैं, आप हंस रहे होते हैं, इतनी पुरानी बात, ले पापा ऐसे थोड़ी होता है, दादी ऐसे थोड़ी होता है, अब तो ये चलने लग गया, अब तो ये चीज इतने की आती है। वो कहते हो बोले हमारे जमाने में इतने की मिलती थी, अब देखो कितनी कितनी महंगाई होगी। हाँ, फिर उन्होंने वो दौर देखे, उन्होंने वो टाइम पीरियड देखा। आप आज की जनरेशन, हम लोगों के लिए न्यू नॉर्मल डिनर भी कितना हो चुका, 2000, 3000, 4000। कहीं भी जाते हैं विद फैमिली, स्पेंड होता है आपके सामने ही है। एंड आई थिंक सो वो डिनर भी पर्टिकुलरली महीने में 3-4 बार हो जाता है, कि हाँ जी आज तो वीकेंड है, आज तो सैटरडे है, बाहर जाएंगे। बाहर जाने का मतलब ही क्या है सर? 1000, 1500, 2000 बेयर मिनिमम। डिपेंड्स अपॉन किस सोसाइटी में आप लोग बिलोंग करते हो, कहाँ अपने आप को प्लेस करते हो। जगह सस्ती भी है, जगह महंगी भी है। बट अगर मैं एक नॉर्मल सा भी कह लूं यार, नॉर्मल सा रेस्टोरेंट भी कह लूं, 1000 रुपये तो कहीं नहीं गए एक फैमिली के। 1000 रुपये होता क्या है, कईयों में तो एक डिश है, एक या दो डिश मंगाई नहीं चल भी 1500 दोगे। इस लेवल भी। सर फिर हिसाब से अगर देखा जाए लिटरली, फिर तो पैसा बहुत कमाना पड़ेगा हमें, काम बहुत करना पड़ेगा हमें। दैट इज द थिंग। सो वन ऑफ द बेस्ट वर्ड जिन्होंने यूज करा पर्टिकुलरली क्या, टू सेटिस्फाई योर नीड्स। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए आपको कोई ना कोई, किसी ना किसी बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हाँ, एट प्रेजेंट मैं कह दूं जी आप तो कुछ कमाते नहीं, बट आप खर्च तो करते हो। खर्च करना भी इस इकोनॉमी का पार्ट है, कमाना भी इस इकोनॉमी का पार्ट है। एक सिंपल बताओ, अगर कोई खर्च ही नहीं करेगा तो कमाओगे कैसे? तुम्हारे द्वारा खर्च किया गया पैसा मेरी इनकम, मैं जो इनकम को आगे क्या करूंगा, खर्च करूंगा, किसी और की इनकम, फिर आगे वो जो कहीं खर्च करेगा, किसी की इनकम। सो ये पैसा, मनी जो है, वो ऐसे ही इकोनॉमी के अंदर क्या करता रहता है, रेगुलेट करता रहता है, रोटेट करता रहता है। नहीं मैं बचूं, आरबीआई मेरे लिए क्या नए नोट छाप के दे रही है, जिसपे कल मेरा हक होगा, वही पैसे आपके पास है, वही पैसे मेरे पास है, कभी आपने मुझे दे दिए, कभी मैंने आपको दे दिए। क्योंकि कभी कंज्यूमर प्रोड्यूसर को देगा, प्रोड्यूसर आगे खर्च करेगा, कहीं ना कहीं ये पैसा मार्केट में ऐसा ही क्या करता रहेगा, सर्कुलेट करता रहेगा। दैट इज सो नेचुरली ये इकोनॉमी ऐसे ही क्या करती रहेगी, वर्कआउट करती रहेगी। और यस, चलते रहना ही सब कुछ है। जैसे एक्सिस बैंक नहीं कहता चलती का नाम जिंदगी, ठीक है चल तो रही है कम से कम। हाँ, अप्स एंड डाउन हैं, चलते रहते हैं, सिंपल सी बात है। इकोनॉमी है, चलती रहती है। द वर्ड कॉल्ड एज ट्रेड साइकिल, क्या इस इकोनॉमी में ऑल टाइम आपको बूम पीरियड देखने को मिलता है? बूम पीरियड स्टैंड्स फॉर तेजी। क्या मार्केट में पैसा ही पैसा ऑल टाइम, 365 दिन आप देखते हो, 365 डेज, क्या आपको ऑल टाइम तेजी देखने को मिलती है? या मैं कह दूं ऑल टाइम बिल्कुल मंदी देखने को मिलती है? सर ये आपका बिजनेस साइकिल है, ये ऑलवेज क्या करता रहता है, फ्लक्चुएट। कभी पैसा बहुत ज्यादा, कभी पैसा बहुत कम, कभी रिकवरी की स्टेज, कभी रिसेशन की स्टेज, कभी डिप्रेशन की स्टेज। सो थिंग्स आर सो कनेक्टेड। हाँ, फर्क ये है, कुछ चीजें +2 लेवल पे पढ़ने को मिलेंगी,
का कुछ चीजें हमारे प्लस वन लेवल में मिलेंगी। प्लस वन में जो हम डील करेंगे वो कौन सी इकोनॉमिक्स है जी? माइक्रो। माइक्रो स्टैंड्स फॉर स्मॉल। जब आप इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमिक वेरिएबल्स को बड़े ही स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे, एक सिंगल इंडिविजुअल के लेवल पे डिस्कस करेंगे, जैसे मेरे अकेले के लेवल, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रो इकोनॉमिक्स। और उन्हीं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील करना, उन्हीं इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करना, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी इकोनॉमी के लेवल पे, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रो। मैक्रो मीन्स लार्ज। सो दिस इज द जस्ट लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड द मैक्रो। अब नेक्स्ट लेक्चर में ना पर्टिकुलरली मैं आपको इसका वर्ड तोड़ के बताऊंगा। इकोनॉमिक्स को मैं जो वर्ड कहता हूं ना, तेरे प्लस वन प्लस टू का सिलेबस 9 वर्ड्स में खत्म कर दूंगा। इसको वर्ड बोलता हूं मैं इको में नो मिक्स है। नो, 9, पंजाबी में वर्ड बोलते हैं ना नो। इको में नो मिक्स है इकोनॉमिक्स, मैंने अपने लिए बनाया। एंड वो 9 वर्ड्स ऐसे हैं जो तुम्हारे माइक्रो मैक्रो का सिलेबस है। 9 वर्ड्स में तेरी पूरी इकोनॉमिक्स क्या है, खत्म। इको नो मिक्स, दैट इज द वर्ड। हाँ बट अगर थ्रेटिकली पूछो तो मेरी लैंग्वेज है, थ्रेटिकली पूछो इट कम्स फ्रॉम द 2 वर्ड्स कॉल्ड एज oikos and second is nime. Oikos means household, nime means management. It's basically called as household management. आपके घर पे भी तो मदर अपनी किचन में डेली बेसिस पे, घर पे आप लोग क्या अप्लाई करते हैं, इकोनॉमिक्स अप्लाई करते हैं। सो दैट ऑल कंसिस्ट ऑफ, इज दैट क्लियर? सो अभी तो जस्ट मैंने मतलब, ये मेरा 5% भी नहीं है इकोनॉमिक्स का, 5 भी शायद ज्यादा ही कह गया। ये तो भी कुछ बेसिक बातें हैं कि जो वन टू वन आपसे शेयर करनी थी, सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में अगर मैं नोटिंग शुरू करूं तो आप लोगों को मेरे वर्ड्स थोड़े पता होने चाहिए, सुने होने चाहिए, और इन्हीं में से ही निकलेंगे सारे। काफी हद तक तो मैंने अपना 2 लेक्चर्स का काम आपके सामने कर लिया, बस लिखने वाला काम अपना कब से शुरू होगा। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स का बच्चे, ईच एंड एवरी वर्ड चैप्टर का हम लोग खुद बनाएंगे, खुद लिखेंगे, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट बुक्स होगा। इतनी श्योरिटी दे सकता हूं, आफ्टर दैट कोई बुक उठा लेना, कोई बुक उठा लेना, जो तेरा मन करे वो उठा लेना, ईच एंड एवरी वर्ड आपका क्या होगा, कवर्ड होगा। बट मैं अपनी लैंग्वेज देना चाहता हूँ, मैं अपनी ओर से आपको राइटिंग देना चाहता हूँ। हालांकि मैं तो कितने बैचेस ले चुका, हर साल आप लोगों के साथ मैं भी इकोनॉमिक्स दोबारा लिख रहा हूँ। नहीं, मेरे पास कौन सा प्रिंट आउट्स नहीं पड़े। बच्चा कई बार कहता है कि सर आप ये प्रिंट आउट नहीं फॉलो करते, ये न्यू टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाते शायद। राइटिंग इज ऑलवेज देयर। अपने हाथ से चीजों को लिखना मोर क्लैरिटी प्रोवाइड करता है देन दैट ऑफ द प्रिंट आउट। प्रिंट आउट तो बुक्स भी, फिर तो बुक्स आर सफिशिएंट, डायरेक्टली वहां से पढ़ लेते। लिखने का मेन मतलब क्या होता है, लिखने से चीजें बहुत क्लियर होती हैं, आपकी वोकेबलरी बड़ी इंप्रूव होती है। सो मेरी हमेशा आदत रही है प्लस वन प्लस टू में नोट्स खुद बनवाता हूँ। हाँ, स्टैटिस्टिक्स डायरेक्टली फ्रॉम बुक। स्टैटिस्टिक्स का मेजर पार्ट आपका डायरेक्टली फ्रॉम द कहां से होगा, बुक में से होगा। वो टीआर जन की बुक आप लोग जो परचेज करेंगे, डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। माइक्रो नहीं, माइक्रो मैं करवाऊंगा। माइक्रो अपने मजे से मेरे पुराने नोट्स देखो जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी, परफेक्शन के साथ आज भी पढ़ेंगे। जब कहोगे प्रिंट आउट चाहिए वो भी मिल जाएगा, बट स्टिल नहीं, हाथ से लिख, अपने हाथ से बना। एक तो चीज याद होगी, साथ साथ लिखते लिखते आपको याद भी होगी, और बेस आपका बड़ा अच्छा बने। सो दिस इज हाउ वी विल टेक अप दिस कोर्स कंप्लीट, जो आपका पूरा साल चलेगा मेरे साथ रिगार्डिंग दैट, क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं टर्म्स को यूज करते हुए अपना कंटेंट आगे बढ़ाएंगे। इज इट क्लियर? चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट, एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट।